ठीक 5 दिन हुए, वो भी नहीं हुए कि सवाल उठने शुरू हो गए कि भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो न्यायिक व्यवस्था है, वो चरमरा तो नहीं गई है। एंटी इंडिया टूल किट 5.0 रीलॉन्च करने की साजिश 5 दिन हुए नहीं कि शुरू हो गई। ये सवाल 5 साल से जेल में बंद दंगे, देशद्रोह और यूएपीए के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को लेकर है। दोनों की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए जो इंटरनेशनल टूल किट एक्टिव थी, उन्हें आज जोर का तमाचा मारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता से जुड़े अपराधों का आरोप लगाने वाले या आरोप लगने वाले मामलों में ट्रायल में देरी को जमानत का ट्रम्प कार्ड नहीं बनाया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी माना कि प्रथम दृष्टया दोनों के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। इसके बावजूद भारत में ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठते हैं। दिल्ली दंगों में उमर खालिद और शर्जील इमाम को क्लीन चिट देते हुए कहा जाता है कि दोनों के साथ नाइंसाफी हो रही है। सोचिए, देश की सर्वोच्च अदालत ने सबूतों के आधार पर शर्जील इमाम और उमर खालिद को बेल देने से इनकार किया। ट्रायल नहीं हुआ है, समझ में आता है, लेकिन अभी जो कोर्ट की टिप्पणी है, क्या उसको दरकिनार कर दिया जाएगा? कांग्रेस के कुछ नेता कहते हैं कि लोगों को सुप्रीम कोर्ट पर शक हो रहा है। कांग्रेस के नेता उदित राज कहते हैं कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट की जा रही है। महबूबा मुफ्ती कहती है कि अन्याय के बोझ से न्याय का तराजू टूट रहा है। लेफ्ट कहता है कि उमर खालिद को झूठा बदनाम किया गया और वो झूठे आरोपों में जेल में है। समाजवादी पार्टी के नेता संभल में बिजली चोरी पर कार्रवाई को मुसलमानों से जोड़कर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में मुसलमान निशाने पर है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे बयान खतरनाक इसलिए है, आप इस बात को समझिए, क्योंकि हर कानूनी, प्रशासनिक या देश हित से जुड़े फैसलों को मुस्लिम विरोधी बताकर मुसलमानों को भड़काया नहीं जा रहा तो क्या हो रहा है? सवाल यह है कि क्या ऐसे बयान उस इंटरनेशनल टूल किट को मजबूत नहीं करते जो दुनिया में दुष्प्रचार करने के लिए घंटों बैठे रहते हैं कि भारत में मुसलमान खतरे में हैं। यहां करीब करीब हर बात पर दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है कि भारत में मुसलमान टारगेट पर है। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम को बेल नहीं दी तो मुसलमान टारगेट पर आ गए। संभल में बिजली चोरों पर कार्रवाई तो मुसलमान टारगेट पर। आज संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लव जिहाद रोकने की बात कही तो निशाने पर मुसलमान आ गए। आईपीएल में बांग्लादेशी क्रिकेटर का बहिष्कार हुआ तो निशाने पर मुसलमान आ गए। घुसपैठियों पर कार्रवाई हो तो निशाने पर पूरा एंटायर जो कौम है मुसलमान आ जाते हैं। वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करने जाओ तो निशाने पर मुसलमान आ जाते हैं। अरे सवाल यह है कि कांग्रेस के नेताओं के ऐसे बयानों की वजह से बीजेपी को राहुल गांधी को निशाने पर लेने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता है? कल ही बीजेपी ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी के वियतनाम दौरे को याद किया और आरोप लगाया बड़ा कि विदेश में भारत को अस्थिर करने की बड़ी साजिश चल रही है और इसीलिए राहुल गांधी के वियतनाम दौरे को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। यह हम नहीं कह रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी की एक तस्वीर जारी की जिसमें वो पिछले साल कट्टर भारत विरोधी अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से मिले थे। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार में ये महिला कुख्यात है कि भारत में मुस्लिम खतरे में है, बीजेपी सरकार में मुसलमान मजहब के आधार पर टारगेट किए जा रहे हैं। इसी तस्वीर के बाद राहुल पर सवाल उठाने लग गए बीजेपी के लोग। राहुल गांधी क्या इल्हान उमर की भारत विरोधी करतूतों को नहीं जानते थे? ये पूछ रही है बीजेपी। और जानते थे तो उनसे मिलने की जरूरत क्या थी? ये सवाल इसलिए भी गंभीर था क्योंकि इसी इल्हान उमर ने कुछ दिन पहले दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद के सहारे भारत की डेमोक्रेसी और जुडिशरी पर सवाल उठाए। इल्हान उमर ने 7 भारत विरोधी अमेरिकी सांसदों के साथ मिलकर एक चिट्ठी लिखी कि उमर खालिद को जमानत दी जाए और इसमें निष्पक्षता बरती जाए। अब ये बताएंगे भारत की न्यायपालिका को कि कैसे काम करना है। सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ प्रथम दृष्टया गंभीर आरोप है तो उनकी बेल नामंजूर होने को पूरे मुस्लिम समुदाय से कैसे जोड़ा जा सकता है? जब दंगों के आरोपियों को बेल ना मिलने को सिलेक्टिव जस्टिस बताया जाए तो क्या यह न्यायपालिका के खिलाफ जो है वो जहर भरने की कोशिश नहीं है? क्या संभल में बिजली चोरी के आरोपियों का मजहब ढूंढेंगे आप? बिजली चोरी कर रहा है, उस पर कानून कार्रवाई करेगा, प्रशासन कार्रवाई करेगा,
तो इसलिए ना करें क्योंकि वो मुसलमान है, डिस्काउंट इसलिए दे दें क्योंकि वो कलमा गो है। कुछ पार्टियां उन्हें एक मजहब से जोड़कर देखती है क्योंकि उनको फायदा मिलता है, लेकिन देश का मुसलमान क्या यह नहीं सोचेगा कि उनके कंधे को इस्तेमाल किया जा रहा है? जब देश के नेता ही न्यायपालिका और कानूनी कार्रवाई के खिलाफ जहर भरने वाले बयान देने लगे, तो क्या उस एंटी इंडिया एजेंडे को ताकत नहीं मिलेगी जो दुनिया में झूठ फैलाने की कोशिश में है? ऐसे बयानों से वोट बैंक भले ही मजबूत हो जाए, लेकिन क्या भारत मजबूत होगा? उन नेताओं के बयान में आपको सुनवाना चाहती हूं जिनकी एक एक लाइन पाकिस्तान में हेडलाइन बन चुकी होगी अब, और इसके बाद सवाल उठाएंगे कि निशाने पर मुसलमान के पीछे कहीं विभाजन वाला प्लान तो नहीं है। सरकार जिस तरह की है इसमें राजनीति कर रही है कि देखो मुसलमानों क्या हम चूड़ी टाइट कर रहे हैं। सरकार के पास, पुलिस के पास उनके बारे में कोई प्रूफ नहीं मिला और इस तरह से 5-5 साल लोगों को अंदर रखते हैं, उनकी पूरी जवानी उसमें अंदर रहती है। ये बिल्कुल गलत बात है। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो बिल्कुल गलत बात है। अभी सुप्रीम कोर्ट भी जिस तरह से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है वैसा काम करने लगेगी कि क्या? We welcome the release of 5 of the other accused. It is most unfortunate that Umar Khalid has not been given bail. He has been demonized by the government, by the investigative agencies. सरकार सुन लिया आपने? मतलब जिस तरह से इलेक्शन काम कर रही है, दलवी साहब ये कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, उसी तरह से न्यायपालिका काम कर रही है। मतलब कुल मिलाकर कहना चाह रहे हैं कि एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कहे मुताबिक देश की न्यायपालिका काम कर रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार जारी है, बांग्लादेश में विधवा हिंदू महिला के साथ रेप हो जाता है, इन सब की जुबानें चुप। वारदात के बाद हिंदू महिला को पेड़ से बांधा जाता है, पेड़ से बांधकर उस महिला के बाल काट दिए जाते हैं और वीडियो बनाकर वायरल किया जाता है। ये इल्हान उमर, ये दूसरे तमाम जो न्यूयॉर्क के मेयर ये सब बैठे हुए हैं, इनको कोई एहसास नहीं होता है। तब इंसानियत कहां चली जाती है? एक और हिंदू की हत्या हो गई है जब मैं आपसे बात कर रही हूं, बांग्लादेश में राणा प्रताप बैरागी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बांग्लादेश के जेसोर जिले में इस शख्स की हत्या हुई है और इसकी पहचान सिर्फ यह थी कि वो हिंदू है, नाम उसका राणा प्रताप है। यहां पर दुनिया के ये कहां गए ये सातों? अब लेटर लिखने को नहीं होता है। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया जी इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अनंत विजय जी वरिष्ठ पत्रकार, सतीश केसिंग साहब वरिष्ठ पत्रकार और कारी अबरार जमाल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में सबसे पहले अनुराग जी आपसे कर रही हूं, क्या है ये शर्जिल इमाम और ये खालिद उमर, इनसे क्या वास्ता भैया? सिर्फ इतना वास्ता है ना कि आरोपी है और इनके खिलाफ केस चल रहा है, इतनी क्यों आत्मा कचोट कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो सभी को नव वर्ष की पहली बार हम लोग मिल रहे हैं, सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। रुक्का जी आपको भी। एक सवाल आपने अभी पूछा, वहां से शुरू करता हूं। बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, कितनी दर्दनाक घटना हुई। आपने बताया कि एक महिला, हिंदू महिला का किस तरह से उसके साथ अन्याय हुआ, और एक राणा प्रताप की अभी भी मौत आपने बताई। हम तो बार बार सरकार को चिता रहे हैं कि सरकार कुछ करती क्यों नहीं, लाल आंखें दिखाती क्यों नहीं बांग्लादेश को। हम तो सरकार के साथ खड़े हैं ना। सवाल विपक्ष से पूछा जा रहा है, विपक्ष क्या कर रहा है? अरे विपक्ष तो कह रहा है कि सरकार आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ है, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है वहां पे, सरकार चुप्पी साधे है। और सरकार, जब हमारे देश की सरकार अपने हिंदुओं की रक्षा की बात नहीं कर सकती, तो हम दूसरों से क्या आशा रखें कि दूसरे देश के लोग आके क्या मदद करेंगे इसमें? ये तो सरकार को बोलना है ना। और सवाल विपक्ष से पूछा जा रहा है और मैं सरकार से पूछता हूं कि सरकार चुप क्यों है? इसमें बार बार लगातार हिंदुओं पे अन्याय हो रहा है, वहां पे हिंदू माइनॉरिटी में, वहां पे हम हर जगह जहां भी अन्याय होता है समाजवादी लोग खड़े होते हैं। अगर देश में भी होता है तो देश में भी खड़े होते हैं, अगर हमारे विदेश में हो रहा है तो वहां भी खड़े बांग्लादेश में। और बांग्लादेश के ऊपर सरकार को अब लाल आंखें करके पूछना चाहिए कि रुक क्यों नहीं रहा, लगातार बढ़ता क्यों जा रहा है। दूसरी बात, आपने कहा हम देश के संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। जब भी संविधान और न्यायपालिका की बात होती है तो हम हमेशा राष्ट्र के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं। न्यायपालिका पे कभी समाजवादी लोग उंगली नहीं उठाते और ना संविधान पे उंगली उठाते हैं।
हम दूसरे दलों की तरह नहीं है। लेकिन मेरा उसी के साथ दूसरा सवाल ये भी खड़ा होता है कि राम रहीम को लगातार पेरोल क्यों मिलता जाता है? 21 जनवरी 2023 को 40 दिन की, 20 जुलाई को 2023 में 30 दिन की, 21 नवंबर 2023 में 21 दिन की, फिर 13 अगस्त में 20 दिन की 2024, 28 में 2025 में 30 दिन की, फिर 9 अप्रैल 2025 में 21 दिन की, 5 अगस्त 2025 में 40 दिन की। लगातार पेरोल क्यों मिलती है? सवाल ये भी है मेरा, और ये सवाल बीजेपी को भी पूछना चाहिए, बीजेपी के नेताओं को भी पूछना चाहिए कि आखिर एक व्यक्ति जो इतना बड़ा जिसपे आरोप है उसको सजा मिली हो जेल से, क्यों उसको लगातार पेरोल मिल रहा है? बढ़िया सवाल पूछ रहे हैं आप, लेकिन क्या शर्जिल इमाम को पेरोल मिलनी चाहिए, बेल मिलनी चाहिए, उमर खालिद को बेल मिलनी चाहिए? मैं आपको सीधी बात करता हूं, मैं सीधी से सवाल कर, हम संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। फिर आपसे कह रहा हूं, हम वो लोग हैं जो न्यायपालिका, अगर देश संविधान और न्यायपालिका से चलेगा, देश संविधान और कानून से चलेगा। मेरे सवाल को बहुत अच्छे से आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई दबाने की जितना मुखर आप, चाहे वो ये आसाराम बापू हो कि वो दूसरा वाला राम रहीम हो, कोई नहीं खड़ा है उस शख्स के साथ, और बेल मिली है। हाँ, पैरोल मिला है, लगातार मिल रहा है। नहीं तो आप मेरी बात सुनिए ना। अरे तो मिल रहा है, नहीं मिलना चाहिए ना, नहीं मिलना चाहिए ना, कतई नहीं मिलना चाहिए। हाँ, शर्जिल इमाम और उमर खालिद को भी नहीं मिलनी चाहिए, बेल नहीं मिलनी चाहिए ना। मैं कह रहा हूं जिस व्यक्ति को सजा अगर कानून की दौर से मिल जाती है, मैंने कहा ना कानूनी प्रक्रिया में सजा मिल चुकी है किसी को और सजा दी जाती है, तो एक लिमिट है ना हर चीज की। नहीं तो लिमिट आप थोड़ी तय करेंगे। समाजवादी पार्टी के ऑफिस में तो लिमिट तय नहीं होगी ना सर, पार्टी दफ्तर में लिमिट तय नहीं होगी ना, वो तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है, एक बार नहीं दसियों मर्तबा बता दिया है कि ये दोनों कितने खतरनाक तरीके से संलिप्त अब तक पाए जा रहे हैं। मिलनी चाहिए बेल के इनको नहीं मिलनी चाहिए। आप हाँ या ना कीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगी। न्यायपालिका का सम्मान करने वाले लोग, अरे न्यायपालिका का सम्मान नहीं करेंगे प्रभु तो आप इस देश में रह भी नहीं पाएंगे। तो ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं कि न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। वेरी गुड कि आप सम्मान करते हैं, नहीं तो हम करवाना शुरू करवा देंगे आपको। मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। मैं कह रही हूं ये बाबा राम रहीम हो कि वो आसाराम हो, कोई बलात्कारी हो, उसे बेल नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, वो देश के लिए खतरा है। रुकिए, मैं कह रही हूं और बड़ी हिम्मत से कह रही हूं। अब आप ये मेरे बात दोहराइए कि शर्जिल इमाम और उमर खालिद जैसे खतरनाक साजिशकर्ताओं को भी, आरोप खतरनाक है, छोटे मोटे नहीं है, यूएपीए के तहत है, इनको भी नहीं मिलनी चाहिए बेल। कहिए। अब सवाल आप सुन तो लीजिए। नहीं, सवाल नहीं, फिर मेरे बात रिपीट कीजिए। मैंने आपकी बात नहीं, रिपीट नहीं, हम शब्दों में शब्द थोड़ी मिलाते हैं, हम अपनी बात कहते हैं। मैंने कहा कि मैंने तो आपके शब्दों में शब्द मिलाया। अरे सुन मेरी बात सुनिए, अरे सुन तो लीजिए, अब आप सुन नहीं चाहते। राजस्थान से आसाराम को सुन तो लीजिए, मेरी बात सुनिए पहले। मैंने आपके शब्दों में शब्द मिलाए, सुन तो लीजिए, मैं चाहे वो सिंगर हो, राम रहीम हो, आसाराम हो, नहीं मिलनी चाहिए। सुन तो लीजिए। अब मेरे शब्दों में शब्द मिलाइए। अनुराग भदौरिया, कहिए शर्जिल इमाम और उमर खालिद जैसे खतरनाक लोगों को, जो खतरनाक आरोप चल रहे हैं, इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। बोलिए। अरे नए साल में तो सुन लीजिए, जवाब तो देने दीजिए। अरे मैं जवाब देने दूंगी प्रभु, एक लाइन तो बोल दीजिए। एक ही लाइन नहीं, मैं 10 लाइन बोलने को तैयार हूँ राष्ट्र के लिए। राष्ट्र के प्रति हम समर्पित लोग हैं, हम दूसरे दलों की तरह नहीं है। अब सुन लीजिए, संविधान, न्यायपालिका जिसको सजा दे देगी और न्यायपालिका कह देगा दोषी है, न्यायपालिका दोष तय कर दे, मैं आपके शब्दों में शब्द मिलाऊंगा, आज भी मिलाता हूं। राष्ट्र के खिलाफ कोई काम करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई व्यक्ति बना रहे। राष्ट्र विरोधी गतिविधियां इस देश में शामिल नहीं होनी चाहिए, और जो भी राष्ट्र विरोधी काम करेगा न्यायपालिका तय करेगी कौन राष्ट्र विरोधी है, कौन राष्ट्र विरोधी नहीं है। न्यायपालिका सजा देगी, हम आप नहीं देंगे कोई भी हो, नाम नहीं लेंगे हम, जो कोई भी हो। अरे कोई भी हो, हाँ कोई भी हो, हम आसाराम और इन सब के नाम तो ले लेंगे, लेकिन शर्जील और उमर खालिद में जो कोई भी हो कह देंगे, जो कोई भी कह देंगे। अरे मैं अपना नाम लेके बोलता हूँ, अनुराग भदौरिया भाई राष्ट्र। अरे अनुराग भदौरिया, आपका नाम अभी कारी अबरार होता ना तो नाम लेने से घबराते आप। प्रॉब्लम यह है आप लोगों में, अनुराग भदौरिया का नाम तो चीख चीख कर ले लेंगे, लेकिन अगर मोहम्मद अबरार हुआ, उमर खालिद हुआ, ये लोग का नाम ले लेंगे तो आपको वोट कम पड़ेंगे ना। डरते हैं आप लोग, डरपोक है सर। नहीं, चाहे साजिल इमाम हो, चाहे उमर खालिद हो, चाहे अनुराग भदौरिया हो, चाहे रुकिया लियाकत हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, राष्ट्र के खिलाफ काम करेगा। अगर को कोर्ट सजा देता है कि राष्ट्र विरोधी है तो कौन उसके साथ खड़ा होगा? मेरे साथ ही कोई नहीं खड़ा होगा। जी ओके, पॉइंट टेकन, वेरी नाइस, गुड। देर आए दुरुस्त आए पर आ गए।
नहीं नहीं, अनंत देश विजय दूसरी जी। समाजवादी लोग हमेशा दुरुस्ती रहते हैं, एक हाँ। नाथ सुनना नहीं चाहती ना, सुना इसलिए सुना दिक्कत मैंने है। बहुत जिस अच्छे तरह से से सुना। रूबिका जी आपने अपने कार्यक्रम के आरंभ में ही टूल किट का जिक्र किया ना, मुझे तो ये पूरा एक टूल गैंग नजर आता है। टूल किट बहुत छोटा शब्द है, क्योंकि आप देखिए कि कैसे भारत से उमर खालिद के पिताजी को वहां बुलाया जाता है, उनकी ममदानी से मुलाकात कराई जाती है। ममदानी के पुराने बयान को यहाँ 3 दिन पहले टाइमिंग पर देखिए, मैं किस तरह से उस बयान को कि हम सब लोग आपके साथ हैं, ये हैं वो हैं, वो उनका हैंड रिटन बयान पूरे वायरल किया जाता है। उसके बाद उसी समय 8 वहां के सांसद ये अपील जारी करते हैं कि उमर खालिद को दिया जाए। तो ये संयोग हो सकता है, लेकिन मुझे इसमें कोई एक इंटरनेशनल वो लगता है, क्योंकि जो दंगे हुए थे उस समय भी ट्रंप का यहाँ आना, दंगों के बाद से लगातार अमेरिका की तरफ से जो कुछ लोग हैं वो दबाव बनाना कि शर्जील इमाम को, और ये सब इस कदर निटेड है ना रूबिका जी कि इनको समझ में नहीं आता। आप अभी बहुत अच्छे तरीके से आपने कहा ना, ट्रायल कोई ट्रंप कार्ड नहीं है, लेकिन जो आज अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बातें कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें कहा है कि इनका जो रोल था वो सेंट्रल और फॉर्मेटिव रोल था इनका, उमर खालिद साहब का, और उसके अलावा प्लानिंग, मोबिलाइजेशन और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देने में इनका रोल था। अब उसके बाद भी मैं सुन रहा हूं कि मुसलमानों के साथ ये हो रहा। अभी आपने कम्युनिस्ट पार्टी की नेत्री का बयान चलाया, बहुत दिनों बाद उनको देश ने देखा होगा, लेकिन वो निकल के आई तो किस तरह से निकल के आई, ये सारी चीजों को अगर मिला के देखिएगा तो एक ऐसी तस्वीर बनाई जाती है। और उस पर से ये कहना कि मुसलमानों के खिलाफ इस देश में, एक अभी कहीं हम लोग सुन रहे थे, एक मुल्ला जी कह रहे थे कि नहीं मुसलमान तो बहुत डरते हैं और ये होता वरना है, दंगा हो जाएगा। मौलाना रशीदी, अरे मुसलमान का नाम अगर उस दंगे में है और वो मुसलमान है तो उसमें अनुराग जी अपने नाम के साथ ही उनका नाम लेंगे, एक हिंदू का नाम जरूर लेंगे उसमें कि अनुराग भदौरिया होना चाहिए, तभी वो रूबिका आप भी अगर होंगे अरे रुक जाओ भाई अनुराग जी, मैं आप बहुत बोल रहे थे, अब नए साल पर तो आप बीच में बोलने की आदत समाप्त कर दो मेरे भाई। नए साल पे ये प्रण ले लो कि बीच में नहीं बोलोगे। आपको अपना भाई समझ। दूसरी बात ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार से इंटरनेशनली और कांग्रेस पार्टी के लोग भी उमर खालिद के पक्ष में, और मैं तो याद करता हूं उमर खालिद के पक्ष में कितने बड़े बड़े लेख लिखे गए थे कि वो बहुत इनोसेंट है, ये है। और अभी जो आज टेप चलाया गया शर्जील इमाम का, जिसमें वो कह रहा है कि असम को काट देना तो हम बहुत आसान है हमारे लिए, हम 1 महीने के लिए भारत से उसको काट सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट को इतने दिनों के लिए काट सकते हैं, वो चिकन नेक का हवाला दे रहे थे। ये सब क्या है, ये सब सोच कहां से आती है? तो और इस सोच को समर्थन किसका मिलता है? मुझे उन पर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनके समर्थन देने वाले लोग जो हैं, जो खड़े होके कवर फायर देते हैं कि नहीं ये तो बड़े इनोसेंट है, पढ़े लिखे हैं, IIT से पास आउट हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ये हैं। अरे भाई अल फलाह यूनिवर्सिटी में भी तो सब पढ़े लिखे लोग थे। तो ये जो सारी चीजें पढ़े लिखे लोगों के साथ हो रहा है, मुझे लगता है कि मुसलमानों के रहनुमाओं को, मुसलमानों के सपोर्टरों को ये आवाज उठानी चाहिए। ये अनंत विजय जी, कारी युवाओं के लिए भी बेहतर होगा। जमाल साहब को यहाँ पर आज हमने इनवाइट किया है कि जब भी ऐसा कोई खतरनाक काम देश के खिलाफ होने वाला होता है, चाहे वो दंगे हो जाए, चाहे ये शर्जील इमाम और उमर खालिद को ना मिलना हो बेल, चाहे वो बिजली चोरी करने वाले पर प्रशासन की कार्रवाई हो, चाहे लव जिहाद पर यहाँ मोहन भागवत का बयान आ जाए, सब में मुसलमान टारगेट पर आ जाता है। पूरी कौम का कारी साहब क्या लेना देना है? कुछ जो आरोपी हैं, कुछ जो बदमाशी कर रहे हैं, वो मुट्ठी भर लोग हैं, उनसे मुसलमान को, अपने पूरी कौम को क्यों एसोसिएट करना है? क्या प्रॉब्लम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। मैंने अभी जो आपके सामने एक आयत पढ़ी है, इसका मतलब ये है कि ऐ लोगो ज़मीन पर फसाद बर्पा मत करो। और जो लोग ज़मीन पर फसाद बर्पा करते हैं, जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन पर फसाद मत करो, तो कहते हैं क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो इस्लाह करने पर लगे हुए हैं। लेकिन बज़ाहिर वो इस चीज़ को कहते हैं, लेकिन उनका बातिनी मकसद जो होता है वो ज़मीन पर फसाद करने वाला होता है, जिसको कुरान ने या इस्लाम ने, अल्लाह ने पसंद नहीं किया है। तो जितने भी लोग शर्जील इस्लाम या उमर खालिद का समर्थन कर रहे हैं, उनको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि भले ही वो लोग बीजेपी की मुखालफत करें, मोदी की मुखालफत करें, योगी की मुखालफत करें, लेकिन खुदा के वास्ते उनको अदालत की तौहीन नहीं करनी चाहिए।
आप ठीक है बीजेपी की मुखालफत कीजिए, बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है, किसी न किसी की सत्ता होती है। कल इंदिरा की इंडिया थी, आज मोदी का भारत है, ठीक है, लेकिन खुदारा आप मोदी का विरोध करते करते सुप्रीम कोर्ट का विरोध मत कीजिए। और मुझे लगता है आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है ये उसी की नजर पर फाइज है जो नजर इस्लाम की है। एक मुल्जिम के लिए या एक मुजरिम के लिए या एक फसाद बर्पा करने वाले आदमी के लिए, तो जब इस्लाम ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, इस्लाम ने उसको जगह नहीं दी, तो कौन होते हैं अनुराग ठाकुर उसकी हिमायत करने वाले? अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी के प्रवक्ता। एक मिनट, क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या शर्जिल इस्लाम को सिर्फ इसलिए बेल मिलनी चाहिए? मैं तो कह रहा हूं संविधान और न्यायपालिका को मानता हूं। मैं क्या कह रहा हूं, सिर्फ मेरी एक बात का जवाब दीजिए। या कान में कुछ समाजवादी के प्रवक्ता से मेरा एक सवाल है, क्या उम्र, एक मिनट, सिर्फ मेरी बात खामोशी से सुनिए, बैठिए, मैं क्या बोलता हूं, क्या सिर्फ इस जो बोलता हूं, क्या सिर्फ इस आधार पर उमर खालिद को बेल मिलनी चाहिए चूंकि बाबा राम रहीम को पैरोल मिली है? मैंने ये नहीं बोला कि क्यों क्या इस आधार पर बाबा उनको राम भी बेल रहीम को मिलनी चाहिए? मिलना चाहिए ऐसा नहीं बोला मैंने। कान में तेल मत डाल के बैठा करो। मैंने क्या बोला पहले सुन लो। पहले मैंने बोला कि न्यायपालिका का सम्मान करता हूं, न्यायपालिका जो कहती है, क्योंकि हम संविधान और न्यायपालिका तो को मानने वाले भाई लोग हैं। आपने कहा है, आपने कहा है कि जब तक शर्जिल इस्लाम को, कुछ है नहीं, जब तक शर्जिल इस्लाम को मुजरिम, मैं संविधान और न्यायपालिका को मानने वाला इंसान अनुराग भदौरिया, और संविधान न्यायपालिका जो कहती है हम मानते हैं, क्योंकि हम न्याय प्रक्रिया पर कारी विश्वास साहब रखने मेरे वाले लोग मेहमान हैं, जैसे हमने आप मेरे सवाल मेहमान उठाया हैं। था। दूसरा, एक सेकंड पहले सुनिए सर, पहले नियम सुन लीजिए। रूबिका लियाकत जिस डिबेट में मौजूद रहेगी वहां पर इज्जत, मर्यादा, ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें मैं पहले ही बता रही हूं आपको। आप जैसे मेरे मेहमान हैं, कारी साहब भी मेरे मेहमान हैं, तो आप जब उनसे बात करेंगे एहतराम के साथ बात करेंगे। मैंने उनका कुछ मैं कह रही हूं एहतराम के साथ आप बात करेंगे। अगर हमारी आपकी मनपसंद बात नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका ओहदा कम हो जाता है। नहीं, हमें गलत, उस ओहदे की रिस्पेक्ट आपको करनी पड़ेगी अनुराग जी। करता हूं, लेकिन वो गलत कोट ना करें। हाँ गलत, अरे वो गलत कोट करें कि ना करें, आप उनसे बात मर्यादा में रहते हुए करेंगे। दिस इज व्हाट आई डिमांड सर। ओके, अब आपने अपनी बात रख दी। प्रेम शुक्ला जी, कुल मिलाकर बात इस पर आ गई है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यहां पर सारे बैठे हुए हैं, वो मतलब मातम हो रहा है प्रभु, मातम। क्या सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों को आप लोगों के डर में बेल नहीं दी? किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानना करने पर कांग्रेसी आमादा हैं, इसका एक विकृत दृश्य हम सारे लोग देख रहे हैं। आज जिस तरह का बयान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सुपुत्र प्रियांक खड़गे ने दिया, जिस तरह का बयान कांग्रेस के पूर्व सांसद हुसैन दलवाई ने दिया, ये साफ तौर पर यह जाहिर करता है कि सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में भी पूरी तरह से विकृत अवमानना करने पर कांग्रेसी आमादा हैं। इन्होंने एक प्रयास किया, शर्जिल इमाम और उमर खालिद को बेल मिल जाए, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय पर एक इकोसिस्टम को सक्रिय करके, एक ग्लोबल इकोसिस्टम को सक्रिय करके सर्वोच्च न्यायालय पर हर संभव दबाव बनाने का प्रयास किया। उस दबाव में सर्वोच्च न्यायालय नहीं आया। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आलोक में, जैसे विशेष करके अनुच्छेद 21 के संदर्भ में शर्जिल इमाम और उमर खालिद के वकीलों ने जो दलीलें पेश की थी, नहीं पर उन दलीलों के उत्तर में किस तरह से अनुच्छेद 21 के तहत, फिर उसके बाद वो याद दिलाते नेशनल हेराल्ड भी आपको, फिर वो याद दिलाते 2G वाला केस, बोलते ट्रायल होता है तो सब कुछ उल्टा हो जाता है। नहीं, बिल्कुल कोई ट्रायल आज तक उल्टा नहीं हुआ है, ये झूठ है। ना नेशनल हेराल्ड में कोई ट्रायल उल्टा हुआ है, ना 2G में कोई ट्रायल उल्टा हुआ है। 2G में तो सीबीआई तोते की तरह काम करता रहा और सीबीआई की चार्जशीट भी कांग्रेस के कार्यकाल में फाइल हुई थी, ये सारे लोग जानते हैं। और उसी दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने
सीबीआई को तोता कहा था। नहीं, पर और ये कह रंजीत रहे हैं सिन्हा ना कि के बारे 5 में जिस साल तरह से के बेचारा, बयान थे, आपने वो मीम और नहीं रंजीत देखे सिन्हा हैं। जो डायरेक्टर सीबीआई वो मीम नहीं की देखे जो हैं। प्रोफाइल थी हर कोई जानता था। जिसमें बड़ा मासूम सा दिखाया नेशनल जा रहा हेराल्ड- नहीं, उमर इसमें- खालिद को, बड़ा मासूम सा दिखा, नहीं, पढ़ा इसमें- लिखा हुआ, नहीं, इसमें भी- ये IITN, रूबिका वो जी, आप तो जेल की भली बात सलाखों के जानती हैं। पीछे मासूमियत जी- से इंतजार कर रहा है कि मुझे परोल मिल रूबिका जी- जाएगी। रूबिका जी, आप भली बात जानती हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में विलंब करने में किस तरह से शर्जिल इमाम और उमर खालिद के वकीलों ने ही किस तरह से ट्रायल को बारंबार विलंबित करने का प्रयास किया है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय की ही टिप्पणी है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने ही यह स्पष्ट किया है कि किस तरह से पूरे मामले को विलंबित करने का प्रयास किया गया। उसी तरह से नेशनल हेराल्ड का मामला मजिस्ट्रेट कोर्ट से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक पूरे मामले को विलंबित करने का जो सारा प्रयास है वो अभियुक्तों की तरफ से है। अब अभियुक्तों के अधिकारों को छीन लिया जाए, इस पर भी इनको पीड़ा होगी कि अभियुक्तों को जो है मामले को हाई कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में ले नहीं जाने दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय में उनको अपनी बात नहीं रखने दी गई। ये कहना चाहते हैं क्या? सर्वोच्च न्यायालय का जो आज का फैसला है, कृपा करके उसको ईमानदारी से पढ़ लें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सतीश के सिंह साहब को अब मैं डिबेट में लाना चाह रही हूँ। इन दोनों शख्स को लेकर जिस तरीके से ये पूरा इकोसिस्टम, जिसको अब तुम नाम दे देना चाहिए चीखो सिस्टम, ये अलावा चीखने के और कुछ नहीं करता है। ये शब्दों से चीखता है, आर्टिकल्स लिख लिख के चीखता है, इधर उधर हैशटैग्स लगा लगा कर चीखता है, खत लिख लिख कर चीखता है, बस यही काम उनका रह गया है। आप ये बताइए, अमेरिका क्यों इतना इंटरेस्टेड होगा इन दो लोगों में? तो हम लोग क्यों नहीं अमेरिका में इंटरेस्टेड हो रहे हैं? बांग्लादेश के खिलाड़ी को रोक सकते हैं, पाकिस्तान से हम खेल सकते हैं। अगर हम में ताकत है तो अमेरिका वालों को बोल दें कि भाई हमारा अंदरूनी मामला है, तुम्हारा कोई मतलब यहाँ नहीं बनता है। पहली बात तो यह ताकत दिखाएं, ये वक्त है ताकत दिखाने का। मैं अब दूसरी बात पे आता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। देखिए, अगर ये आतंकवादी हैं दोनों के दोनों, तो इनका या तो आप समरी ट्रायल कर दीजिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट करवा दीजिए, या आपको ऐसा लगता है कि इतने ज़्यादा खतरनाक है मुल्क के लिए तो और कुछ काम कर दीजिए। हम उन लोगों को याद दिलाना चाहते हैं जो लोग सुप्रीम कोर्टा का एक शब्द का लेकर के एक ट्रेंड चलाया था। क्यों चलाया था आप जानती होंगी शायद। एक मंत्री जी न्यायपालिका के खिलाफ बोलते थे, उनका मंत्रालय बदलना पड़ा, और वही लोग जब ये कहते थे कि आस्था में अदालत का तो कोई रोल ही नहीं है। तो मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि देश में सिर्फ न्यायपालिका ही है जिसकी साख बची है। हम तो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे सुप्रीम कोर्ट पे। मैं इतना जरूर कहूंगा कि कुछ चीफ जस्टिस थे हाल के दिनों में, जो अभी से पहले के दो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा था, खुद कहते थे कि बेल इज ए रूल। अगर ये दोनों आदमी इतना खतरनाक है, कम से कम ट्रायल तो करवाइए, इतना तो करना ही पड़ेगा। भले आप उसको जो भी कहिए, भाई आप कहिए कि ये लोग जो लोग हैं वो देश विरोधी हैं, टूल किक वाले हैं, टूल जैसे लोग हैं वो करेंगे, राजनीति तो चलती रहती है, लेकिन अपने गिरबान में लोगों को झांकना चाहिए कि ये दोहरे मापदंड नहीं चल सके। मैं राजनीतिक परिदृश्य की बात कर रहा हूं। अदालत पर मैं फिर भी मैं मेरा शुरू से मानना रहा है, आज तक आपके जितने डिबेट में, कि मैं कोई जल्दी टिप्पणी नहीं करता, लेकिन जो लोग उल्टा पुल्टा टिप्पणी करते हैं जरा उनको भी अपने शो में लेके आइए। अच्छा, ले आऊंगी, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। अनंत विजय जी, आप आए उससे पहले ये सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस और ट्रायल है उसको फटाफट कर देना चाहिए, ये सारी चीजें तब तो आपको याद नहीं आई जब राम मंदिर का केस चल रहा था? सालों साल, सबसे भारत के इतिहास में सबसे लंबा चला, तब तो ये सारे दिल के दर्द और गुबार नहीं निकले सतीश जी आपके? नहीं, देखिए मैं कहा, मैं तो कह रहा हूं अदालत का फैसला आया, राम मंदिर बन गया, मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं इसी विचार का था कि न्यायालय फैसला करे। ये जो लोग मंदिर के न्यायालय फैसला करें, खत्म नहीं होने दे रही। कितना टाइम लगा मुझे बताइए ना? 5 साल शर्जिल इमाम में सुप्रीम कोर्ट को जल्दी करना चाहिए। तो क्या ये बातें नहीं, क्या ये बातें नहीं, पूरे इकोसिस्टम की सुनिए ना, क्या ये सांसें तब क्यों नहीं फूल रही थी? मतलब मैं दो केसेस डिफरेंट है, नहीं फूल रही थी, लेकिन केसेस तो सुप्रीम कोर्ट में ही चले थे ना। उसमें तो बहुत कुछ हुआ। इस देश का सबसे लंबा चला केस कौन सा था?
अरे जो भी चला नहीं चलना चाहिए था, नेगोशिएटेड सेटलमेंट की बात आई, 138 देने की बात आई, बार बार कुछ कुछ होता रहा, लेकिन अंततः जो हुआ क्विक कर लीजिए, एकदम फटाफट हो जाना चाहिए, ऐसे निपट जाना चाहिए, आज हो कल हो परसों हो, सारी चीजें अभी हो जानी चाहिए। कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो थे वो कहते थे भाई, मुख्य न्यायाधीश उन्हीं की बात कह रहा हूं, उन्हीं की बात आप पहले भी तो दोहराते ना। मैं कह रही हूँ जब राम मंदिर का केस चल रहा था, बाबरी मस्जिद का केस चल रहा था, तब तो मैंने ऐसे कोई खत और खतूत नहीं देखे। अभी शर्जिल उमर और उमर खालिद ट्रायल कर दीजिए, 5 साल बड़ा लंबा वाकया है, सुप्रीम कोर्ट का जज मत बने। अनंत विजय जी, बहुत लंबा अरसा हो गया है, तकलीफ हो रही है हमारा दिल में। अब दिल के तकलीफ का भी कोई इलाज नहीं है, और मल्लिका जज्बात का भी कोई इलाज नहीं। कुछ लोग इस केस में मल्लिका जज्बात बने हुए हैं, उनका तो कोई इलाज हो नहीं सकता रुबिका जी। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि एक चीज बहुत अच्छा मैंने सुना कि जल्दी ट्रायल हो जाना चाहिए, समरी ट्रायल हो जाना चाहिए। यूपीए जो उन पर आरोप जिन धाराओं में लगी हैं, यूएपीए में समरी ट्रायल नहीं होता है। ये जानकारी कुछ लोगों को नहीं होगी, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि यूएपीए में समरी ट्रायल ना होता है, ना उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जा सकता है। दूसरी बात, अभी बहुत सुप्रीम कोर्ट आस्था और विश्वास की बात की गई। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि जो लोग ये कहते थे कि आस्था पर कोर्ट का अधिकार नहीं है, उन्हीं लोगों ने कोर्ट की बात मानी भाई। उन्हीं लोगों ने कोर्ट के सारे चीजों को इतने लंबे समय तक उनके धैर्य की परीक्षा ली गई। ये किसी को ध्यान नहीं रहता है कि 1949 से लेके और इस समय तक, मतलब इतना लंबा वक्फा बीत गया, वो कुछ कहे ही ना। ये बड़ी अजीब सी बात और अजीब सी अपेक्षा आपके चैनल पे मैंने सुनी, तो मुझे लगा कि इसमें कुछ कह देना चाहिए, अन्यथा ये माना जाएगा कि मेरी सहमति उसमें है। लेकिन अब आप भारतीय जनता पार्टी को इसमें खींच लाएंगे। बहुत अच्छा कार्य साहब ने कहा। आनंद जी, मैं आपका ऑडियो ठीक करवाती हूँ, कुछ एको हो रहा है। इस बीच अनुराग कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुराग कहिए जल्दी से। देखिए, मेरा एक सवाल था लेकिन अब वो चूंकि चले गए। क्या शाहरुख खान को, यही है बस ऑडियो ठीक करवा, मैं पूछना चाहता हूं, क्या शाहरुख खान को गद्दार बोला गया एक बीजेपी के नेता द्वारा, ये सही था? क्या उस नेता पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? ये बताइए, आप किसी को गद्दार बोल देंगे? भाई आपकी जिम्मेदारी तो बीसीसीआई की है कि किसको, आपको प्लेयर को लेना नहीं लेना तो मना कर दीजिए, नहीं लेंगे। भाई आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल लेंगे, हम तो आवाज उठा रहे थे ना कि पाकिस्तान के साथ मत खेलिए। हमारा यहाँ पे 26 यहाँ पे हमारी बहनों का सिंदूर जुड़ा था, हमने तो मना किया था नहीं खेलना चाहिए, सबने विरोध किया, तब तो मैच हुआ। और आज एक आईपीएल का, मैं ये भी कहता हूं कि यहाँ जो बांग्लादेश के खिलाड़ी उनको नहीं लेना चाहिए, तो मैं ये भी कहता हूं क्योंकि वहां पे हिंदुओं पर अन्याय हो रहा है। तो लेकिन आप किसी व्यक्ति को गद्दार बोल देंगे और उसके बाद वो आदमी अपनी राजनीति चमकाएगा, सिर्फ एकमात्र प्रधान तक नहीं जीत सकता, वो एमएलए बनने के लिए गद्दार बोल देता है। तो इससे लगाम लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए? मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की कार्रवाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? उससे एमएलए के ऊपर जो एक्स एमएलए। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। अरे ये गद्दार पितनार और अखिलेश वखिलेश कह देता है कमलनाथ, और ये जाके उसी के साथ जो है चरणों में बीच कर समझौता कर लेते हैं। ये क्या बातें कर रहे हैं भाई? अच्छा, आपने तो जो है प्रभु रामचंद्र जी पर हमला करने वाले आतंकवादियों का मजहब देखकर उनको जो है सर्टिफिकेट दे दिया था कि हमलावर नहीं है, छोड़ दिया था। तो इसका क्या मतलब है कि अखिलेश यादव को पकड़ के टांग के अंदर जेल में बंद कर दिया जाए? नहीं किया जा सकता, एक संवैधानिक व्यवस्था है। आपने मुख्यमंत्री महोदय ने वो निर्णय लिया तो इलाहाबाद हाईकोर्ट एक स्ट्रिक्चर पास करके रह गया। उसने ये नहीं किया कि अखिलेश यादव, आपने इस तरह से एक आतंकवादी के ऊपर से उसका मजहब देखकर मुकदमा वापस ले लिया, इसलिए आपको दंडित कर दिया जाए। दंड नहीं दिया जा सकता ना इस आधार पर। आप भले मजहबी कितना भी हरकत कर लें। आपने प्रभु रामचंद्र जी के राम दाना को मुलायम दाना बनवा दिया था 1990 में। 1990 की कार सेवा के राम दाना का नाम परिवर्तित करने का कुकर्म आपने मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में किया था। किसी ने जो है मुलायम सिंह यादव का कान पकड़ा क्या? नहीं पकड़ा। अच्छा, मैंने सवाल वहां की बातें करते हैं। अच्छा, मैंने सीधा सा सवाल पूछ लिया, बात किए जा रहे हैं यहाँ वहां की नहीं, सीधा सा सवाल था, क्या शाहरुख खान को आपके एक्स एमएलए ने
गद्दार बोला सही है गलत, इससे जवाब देना था। तो आप कहां चले गए? मैं कह रहा हूं आप आज ही जो है हिंदू धर्म से यादव नहीं आता है, शिवराज सिंह यादव ने कहा निकालिए आपकी औकात हो, इसी चैनल पर मान कर दीजिए। शिवराज सिंह यादव ने कहा कि यादव जो है वो हिंदू नहीं है, निकलवाइए जरा, निकलवाइए हिम्मत हो। अगर आप में जरा भी आपकी समाजवादी पार्टी में कोई पूछता हो, आपका कान पकड़ के निकाल देंगे अनुराग भदौरिया। यादव के खिलाफ बोल देंगे ना, आपको यादव लोग इतना मारेंगे, हम समझ गए, अब यादव पे आ गए, आप किसी काम के अब यादव पे आ गए आप, मतलब हर चीज पे चले जाएंगे। शिवराज यादव ने आज ही कहा, शिवराज यादव का आज ही बयान आया कि हिंदू धर्म में यादव नहीं होते। क्या शाहरुख खान इस आधार पर मुलायम सिंह यादव के पुत्र व्यक्ति नहीं है? अखिलेश यादव हिंदू नहीं है। अभी मैं कह दूं अखिलेश यादव नॉन हिंदू है, आप कहोगे माफी मांगो, माफी मांगो। अभी अखिलेश यादव हिंदू है कि नहीं है? बताइए अखिलेश यादव कौन है? हिंदू है कि मुसलमान है? बताइए, हिंदू है कि मुसलमान है कि बौद्ध है कि ईसाई है कि सिख है, यहूदी कौन है? अखिलेश यादव तो हिंदू नहीं होते। धर्म खोज रहे हैं यादव मेरे बीच में चिचिया रहे हैं झुट्टे। आप आपके बीच में कुछ आता जाता नहीं, तर्क झुट्टे चिचिया रहे मेरे बीच में। मैं तो आपको सुन रहा था ना, शांति से मैं सुन रहा था ना। अरे क्यों चीख रहे हैं? आराम से रहिए ना, आराम से। आपको रुबिका लिया कर बात करने का मौका देंगी, काहे चिचिया रहे हो मेरे बीच में? भाई उन्होंने मेरा नाम लिया, आपके बीच में बोल रहा था, मैं आपके बीच में आया, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप मेरे बीच में लगातार बकबक किए जा रहे हैं आप। मैं उत्तर दे रहा था और आप कूद पड़े वानरों की तरह। नहीं ये आपकी जो शाखा मृगों वाली आदत है, अरे मैं बहुत बुरी है। अरे अच्छा शाखा मृगों की तरह प्रभु के पास अच्छा अभ्यास आप दोनों रुकिए, आप दोनों रुकिए। दोनों अपने अपने नेताओं को बचाने की कोशिश मत कीजिए। बहुत सिंपल सी बात है, शाहरुख खान को गद्दार अगर कहा गया तो बेइंतहा शर्मनाक बयान है, इसकी निंदा होनी चाहिए, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। और बीजेपी को उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई लेनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। और अनुराग भदौरिया, आपके यहां से बयान देने वाले नेताओं पर भी आपको लगाम लगानी चाहिए जब वो ये कहते हैं कि यादव जो है वो हिंदू नहीं है। आप समझ रहे हैं, इतना आसान है। कोई किसी को गद्दार पुकार देगा, कोई हिंदुत्व पर कोई भी टीका टिप्पणी करके निकल जाएगा, और फिर मामला जब भी आएगा तो यहां पर विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया जाएगा। और जब विक्टिम कार्ड आता है, सबसे पहला नाम किसका आता है? सबसे पहला नाम माता की जय बोलने वाले लोग हैं। हाँ, हम तो भारत माता को प्यार करने वाले लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग, राष्ट्र को प्यार करने वाले लोग हैं। हाँ, हम तो वो लोग हैं जो केदारेश्वर का मंदिर भी भव्य बनाते हैं, शिव जी की आराधना करने वाले लोग हैं, अरे समाजवाद के आदर्श को मानने वाले लोग हैं। लेकिन राष्ट्रवादी भी है कि नहीं है? हनुमान की संख्या दे दी, राष्ट्रवादी भी है ना? वाले वर्ग से जरा बुलवा लीजिएगा, पढ़ते हैं तो हनुमान भी मुझे जरा आजम खान से बुलवा लीजिएगा। बात क्या हो सकती है? बकरी चोर आजम खान भी जरा बोल दो। नमस्कार, आपने कम से कम हनुमान का रूप हमारे अंदर देखा। बकरी चोर आजम खान से भारत माता की जय बुलवाइए जरा। नहीं ये अरे बकरी चोर आजम खान से जरा भारत माता की जय बुलवा लीजिए। तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है? अरे हम आपसे मैं तो भारत माता की जय वंदे मातरम हमेशा। अरे हम आपसे कह रहे हैं, बकरी चोर आजम खान से बुलवा लीजिए। अरे फिर वही बात, अब आप चले गए बकरी किताब चोरी के चक्कर पड़ गए। अरे कहाँ किताब बकरी चोरी के चक्कर में पड़ते हैं? ऐसा आप जानते हैं बकरी चोरी, किताब चोरी फर्जी मुकदमे हो सकते हैं, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं अपनी बात। आजम खान को बकरी चोर कहना तो अच्छी बात है ना, भारत माता की जय बकरी चोरी अच्छी बात है। मुझे अच्छा बस अब रुक जाइए आप दोनों ने अब इसे पर्सनल मसला बना दिया है। मैं बात शर्जिल इमाम उमर खालिद की कर रही हूँ, विक्टिम कार्ड की कर रही हूँ। कारी साहब दोबारा आपको ला रही हूँ ताकि डिबेट को आप वापस रेल पर ला सके, मतलब पटरी पर ला सके रेल को, डिबेट वाली। सीधा सवाल ये है, मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर कोई बिजली चोरी कर रहा है तो प्रशासन को उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर कोई अपना नाम झूठा बताकर किसी बच्ची को फंसाकर उससे निकाह कर देता है और उसके बाद पता चलता है कि भैया वो तो हिंदू था ही नहीं, वो तो मुसलमान है, अब इसमें सारा मुसलमान कैसे खतरे में आ गया? कारी साहब कैसे? मतलब ये तो सीधी सी बात है कि अगर आप कोई ऐसा काम करेंगे जिससे आपको सियासी मफाद हो तो आप अपनी पहचान को ज़िंदा रखेंगे, अपनी पहचान को ज़िंदा रखेंगे। और जहां आपको उस पहचान का नुकसान हो रहा हो, आप देख लीजिए बहुत सारे होटलों पर आपने नाम देखा होगा, होटल अबरार चला रहा है और होटल का नाम अंकित लिखा हुआ है, होटल जमाल चला रहा है, होटल पर नाम वैष्णु ढाबा लिखा हुआ है। तो इस्लाम ने अपनी पहचान को ऐसी जगहों पर छिपाने के लिए नहीं कहा है,
बल्कि सामने रख करके उस पहचान के साथ जिंदा रहने के लिए कहा है। तो इस्लाम ने किसी भी जगह पर धोखे को महत्व नहीं दिया। ये तो आप धोखा कर रहे हैं। नहीं, पर वो तमाम लोग जो कहते हैं वहाँ अमेरिका में, आपने सुना होगा ना, चाहे वो इल्हान हो, चाहे वो ये न्यूयॉर्क का मेयर हो, ये सब क्या कह रहे हैं ममदानी कि इस्लाम को मानने वाला भारत में ख़तरे में है। आप बार बार कुरान को कोट कर रहे हैं और वो भी एक प्राइम टाइम डिबेट शो में नेशनल चैनल पर कोट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ सब जगह क्या फैलाया जा रहा है कि मोदी गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस की वजह से मुसलमान खतरे में है। इस कौम को इसलिए टारगेट किया जा रहा है, इनके लोगों को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि ये मुसलमान हैं। ऐसा है क्या? मतलब उस देश में आप खतरे में हैं जिस देश में आप अपने प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं, राष्ट्रपति को बुरा भला कह सकते हैं, देश की सरकार के खिलाफ रोड जाम कर सकते हैं, हाईवे जाम कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर सकते हैं, उस देश में आपको खतरा नजर आ रहा है, उस देश में आपका दम घुट रहा है, तो फिर जाइए आप ईरान के अंदर, जाइए आप अफगानिस्तान के अंदर, जाइए आप सऊदी के अंदर। आप अपनी मनपसंद का नेता नहीं चुन सकते, आप अपनी मनपसंद का लिबास नहीं पहन सकते। मतलब इस देश में आपका दम घुट रहा है। जो मुसलमान इस बात को कह रहे हैं, ये दूसरे लोग भी, चाहे वो जोहर ममदानी साहब हो या और लोग हों, उनको इस बात की समझ होनी चाहिए कि ये देश वही देश है जिसके बारे में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मुझे हिंद से सुकून की ठंडी हवाएं आती है। मतलब पैगंबर साहब को तो सुकून की ठंडी हवाएं आ रही हैं और पैगंबर को मानने वाले लोगों का दम घुट रहा है। बड़ी उटपटी सी बात है। बताइए। मुझे मुझे लगता है कि मुसलमानों के लिए भारत से ज्यादा महफूज देश कोई नहीं हो सकता है। चले जाइए आप बांग्लादेश के अंदर, वहां अल्पसंख्यक महफूज नहीं। चले जाइए आप पाकिस्तान के अंदर, शिया सुन्नी पर कब हमला कर दे, अहमदी बरेलवी पर कब हमला कर दे, कोई खबर नहीं। कब किस मस्जिद के अंदर धमाका हो जाए, कोई खबर नहीं। जाएंगे आप नमाज पढ़ने, घर तक वापस आएंगे नहीं आएंगे, कोई खबर नहीं। लेकिन कम से कम मेरे भारत के अंदर ये तो गारंटी है ना कि यहां शिया सुन्नी का झगड़ा नहीं, यहां देवबंदी बरेलवी का फसाद नहीं। यहां जो आदमी देश के खिलाफ जहर उगलेगा, जो देश में आग लगाने की बात करेगा, उसे सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिलेगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक आखिरी कड़ी है संविधान को बचाने की, देश को बचाने की। तो मुझे लगता है कि भारत से ज्यादा महफूज देश पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए कोई नहीं हो सकता है। बताइए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण, इसका सबसे बड़ा उदाहरण, जब बांग्लादेश से शेख हसीना को निकाला गया तो ना तो उसने ईरान का रुख किया, न अफगान का रुख किया, न सऊदी का रुख किया, उसने भारत का रुख किया। तो जिस देश में हसीना को सुरक्षा मिल सकती है, क्या हुसैन को नहीं मिल सकती है? बताइए। मतलब हसीना सुरक्षित और हुसैन परेशान। बात तो शानदार कर रहे हैं कारी साहब, अजीब बात है। आपको ना पसंद आए वो अलग बात है सतीश जी, लेकिन बात तो शानदार कही ना। हाँ बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि कारी साहब जैसे लोग रहे तब तो देश का भविष्य सुरक्षित है। हाँ। समाज का भविष्य सुरक्षित है। मैं सिर्फ एक ही टिप्पणी करना चाहता हूँ। पर अनुराग जी का वोट बैंक वो सुरक्षित रहेगा? सब सुरक्षित रहेंगे। कारी साहब जैसा बोल रहे हैं उसमें तो सब सुरक्षित रहेगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर सबका विश्वास रहेगा तभी मतलब सबका साथ होता है, या फिर उल्टा भी ले लीजिए, सबका साथ रखिए, सबका विश्वास लीजिए। सबका साथ नहीं है। एक टिप्पणी मैं यहां पर और करना चाहूंगा। हाँ। कि उमर खालिद और शर्जील इस्लाम ने जितना बड़ा गुनाह किया है, इमाम, हाँ, बजाय वो उस गुनाह को एक्सेप्ट करने के, उस पर डटे हुए हैं, उस पर अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। मतलब सफाई पेश करने का मतलब यह हुआ कि आप डट रहे हैं अपने गुनाह पर। इसीलिए कहते हैं ना, न हो जिससे कभी गलती उसे रहमान कहते हैं, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, जो गलती पर करे गलती उसे हैवान कहते हैं, लेकिन जो गलती करके डट जाए उसे शैतान कहते हैं। तो ये तो शैतान हुए। अच्छा, मुझे लगा आप शर्जी इमाम कह देंगे हैं। अब वो कुछ कह रहे हैं अनुराग जी। हाँ, कहिए कहिए कहिए। देखिए इसमें कोई शक है क्या? हिंदुस्तान सबसे अच्छा खूबसूरत देश है, अनेकता में एकता वाला देश है। यही तो हमारी खूबसूरती है। पूरा विश्व हमारी तरफ क्यों देखता है कि हम अनेकता में एकता रखते हैं? तो फिर यही तो हम चाहते हैं, देश में वही खूबसूरती बनी रहे, नफरत की राजनीतियां एकदम ना हो। यहाँ प्यार मोहब्बत जैसे वर्षों से पहले होता आ रहा है वैसे ही रहे।
इसी बात की तो वकालत कर रहे हैं ना अरे समाजवादी भैया, लोग। तो यही तो समाजवादी सवाल इसी है। बात तो को फिर लड़ रहे हैं सुप्रीम कि कोर्ट न्याय, के इस अन्याय फैसले के पर जो अन्याय किसी को करता है, दिक्कत क्यों हो सकती है? किसी को दिक्कत नहीं हो सकती है। अगर दिक्कत होगी तो उनको हो सकती है। समाज के अंदर में एकता पे किसी कोई दिक्कत नहीं है। जो अन्याय करेगा उसको कानूनी सजा मिलेगी, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। कब दिक्कत है? अरे आप अनंत यहाँ विजय पे जी को बोल रहे दिक्कत हैं हो ना। सकती है। वो कह रहे मैं कि हमारा नाम नहीं लिया। अनंत विजय जी, मैं आपको नाम ले लेता कि भाई आप अगर राष्ट्र के खिलाफ काम करेंगे तो आप पे भी सजा मिलेगी, तो आप कह देते नहीं अपने साथ मेरा नाम क्यों ले लिया? नहीं, क्यों तो ऐसा क्यों? अरे जो राष्ट्र के खिलाफ काम करेगा उसको सजा होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। रूबिका जी, आज मैं कारी साहब का अभिनंदन करता हूं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। और मुझे लगता है कि मुस्लिम कौम को ऐसे ही रहनुमाओं की आवश्यकता है जो युवाओं को और जेन जी को और मिलेनियम चाइल्ड को ऐसी ही कुरान की, अभी मैंने एक फिल्म देखी हक, उसमें कहते हैं कि कुरान में पहला शब्द कहा गया इकरा। तो आप सब लोग बहुत बेहतर जानते होंगे कि उसका अर्थ क्या होता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये जो शर्जील इमाम और इसका केस है उमर खालिद का, इसमें एक चीज और नहीं भूलना चाहिए कि इनके ट्रायल में इतनी देरी क्यों हो रही है, क्योंकि इन्होंने अपनी जमानत की अर्जी 12 से 14 बार वापस ली है। अप्रैल 2024 में भी उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि प्रेम शुक्ला जी सर बता रहे थे, उन्होंने कहा कि उनसे पूछिए ना कि वो इतना क्यों डिले कर रहे थे, वो हमसे क्यों पूछा जा रहा है या फिर कोर्ट से क्यों पूछा जा रहा है। लेकिन सर देखिए ना, भारी संख्या में दर्शक कह रहे हैं अरे ये कारी साहब तो हीरा खोज लाए। रूबिका जी, आपने कारी साहब के रूप में हीरा ढूंढ लिया, मेरी आवाज भी उसमें मिला दी जाए। रूबिका जी, मैं पहले भी कई बार न्यूज़ 18 इंडिया के शो देखता हूँ। सतीश जी आपके लिए लिख रहे हैं, हमारे मेहमान हैं आप और हमेशा ऐसे ही आपको मैं बुलाती रहूंगी। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।